वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड ऑनलाइन क्लासेस। ये आईपीसी का लेक्चर है और इसके अंदर आज हम कुछ वर्ड्स की बात करेंगे, उनको समझेंगे। आईपीसी जैसा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कह लें, लॉ कह लें, जो ना केवल जुडिशरी के लिए बल्कि आपके एलएलबी और जबकि इस फील्ड के अंदर जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल वाइज हो, जेएलओ की हो, रिको की हो, सभी में आईपीसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आज हम इसके अंदर जो बात करेंगे वो है सेक्शन 415 और इससे रिलेटेड कुछ दूसरे सेक्शंस, उनमें डिफरेंस, किसमें कितनी सजा है, कम है, ज्यादा है, क्यों है। आपने एक वर्ड सुना होगा 420 करना। 420 करना मतलब क्या? धोखा देना। तो 420 एक्चुअल में एक ये सेक्शन है, 420 आईपीसी का सेक्शन है और ये 420 जो है ये पनिशमेंट की बात करता है कि अगर चीटिंग ऐसे ऐसे की जाएगी तो ये सजा मिलेगी। तो पनिशमेंट वहां है, तो चीटिंग क्या होती है ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। क्योंकि जैसा कि मैं कहता रहता हूं कि कोई भी वर्ड सोशल व्यू से अलग मीनिंग हो सकता होगा और लीगल व्यू से इसका एक अलग ही मीनिंग निकल सकता है, या इसका वाइड मीनिंग निकलेगा, कुछ और निकलेगा। तो हमें लीगल व्यू देखना है कि चीटिंग एक्चुअल में क्या होती है। तो उसके लिए सेक्शन 415 पढ़ना होगा, सेक्शन 415। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप आईपीसी का बेयर एक्ट साथ में रखकर बैठे इस वक्त। मैंने कहा बेयर एक्ट, टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा। टेक्स्ट बुक के अंदर अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज है तो ठीक है, तब तो खोल लीजिए। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक के अंदर बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं है और सिर्फ कमेंट्री ही है, तो फिर मैं चाहूंगा कि आप उसको, इस वीडियो को सुनते टाइम ना देखें, ठीक है ना। उसको आप बाद में देख लें समझने के हिसाब से, लेकिन फिलहाल के लिए आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपके सामने रखें ताकि मैं जहां जो बोल रहा हूं उसको आप वहां पर देख सको, पढ़ सको, साथ में ही समझ सको, ठीक है। ओके जी, तो सेक्शन 415 चीटिंग को डिफाइन करता है। ये कहता है कि चीटिंग जो है आप कब करोगे, कैसे करोगे। तो जब भी कोई व्यक्ति डिसीव करता है, डिसीव करना मतलब धोखा देना, तो धोखा देता है, लेकिन धोखा देने के भी दो तरीके हो सकते हैं। या तो वो डिसऑनेस्टली कर रहा है या फिर वो फ्रॉडुलेंटली कर रहा है, और दोनों के ही मीनिंग अलग अलग होते हैं। ये आपने पहले ही आईपीसी में पढ़ लिया होगा। डिसऑनेस्टली ये टर्म डिफाइन की हुई है सेक्शन 24 के अंदर, और फ्रॉडुलेंटली ये टर्म डिफाइन की हुई है सेक्शन 25 के अंदर। अब अगर आप सेक्शन 24 और 25 अगर निकालें तो उसके अंदर डिसऑनेस्टली का जो मीनिंग दिया हुआ है सेक्शन 24 में दिया हुआ है कि whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another, तो वो डिसऑनेस्टली कहता है। तो wrongful gain और wrongful loss उसके लिए भी सेक्शन अलग से देखना पड़ेगा, वो सेक्शन 23 के अंदर दिया हुआ है। तो सेक्शन 23 पढ़ेंगे, फिर 24 पढ़ेंगे और फिर 25 पढ़ेंगे, ठीक है। तो wrongful gain और wrongful loss ये समझना जरूरी है। तो सेक्शन 23 जो रोंगफुल गेन या रोंगफुल लॉस की बात करता है स्टूडेंट्स, वो ये कहता है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से प्राप्त करते हैं, अनलॉफुल तरीके से, यानी कि अगर आपने वैसा नहीं किया होता तो वो प्रॉपर्टी आपकी तो नहीं होती। अब उसके कई तरीके हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, चाहे आप चोरी करके लाओ या एक्सटॉर्शन करके लाओ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लॉफुली आपका उस पर कोई हक नहीं है, लेकिन आपने उसको प्राप्त किया, पोजीशन आपके पास में है उसका। और अगर आपने धोखे से उसकी ओनरशिप भी अपने पास ले ली तो वो भी रोंगफुल गेन में ही आएगा, ठीक है ना। कुल मिला के बात यह है कि ओनरशिप या पोजीशन वो आपके पास में। तो अब ये जो गेन आपने किया है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो अनलॉफुल तरीके से था, दिस इज रोंगफुल गेन फॉर यू, एंड दिस इज
wrongful loss in other aspect to that person who lost it unlawfully, क्योंकि लॉफुल तरीके से उसको शायद वो बेचता किसी को, या कहीं उसको इन्वेस्ट करता, जैसे कि कैश है उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है कहीं पर भी, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट या किसी भी चीज में। तो लॉफुली नहीं, अनलॉफुल तरीके से उसको नुकसान पहुंचे, तो रॉन्गफुल लॉस तो उसके लिए हुआ है और रॉन्गफुल गेन आपके लिए हुआ है। इजी है। सेक्शन 23 में था। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली कह रहा है कि अगर आप रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस किसी को पहुंचाते हैं, वर्ड्स इसमें यूज हुए हैं कि whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person। अब वो अनदर पर्सन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि wrongful gain आपको हुआ होगा। हो सकता है कि आपने किसी परिचित व्यक्ति को गेन करवा दिया कि ठीक है ऐसा कर देते हैं, फायदा पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो गेन और लॉस किसको हो रहा है उससे मतलब नहीं है, वो आप ही हो या कोई और व्यक्ति से मतलब नहीं है, बस जिसको हुआ वो तरीके से नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो जब ये काम इस इंटेंशन से किया जाता है कि किसी को रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस हो, तो उस इंटेंशन को हम डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहते हैं, उसी को हम डिसऑनेस्टली बोलते हैं। तो डिसऑनेस्ट क्या है? ये एक इंटेंशन का टाइप है, ठीक है, ओके। और फ्रॉडुलेंटली भाई whoever does any act with intent to defraud but not otherwise। नॉट अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि डिफ्रॉड करने के पर्पज से आपने कुछ किया था, वहां तक तो ठीक है, वो तो आपको समझ में आ भी गया होगा। नॉट अदरवाइज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी का डिफेंस काम में लिया जाता है। देखो डिफेंस लॉयर कहां सोचते हैं, नॉट अदरवाइज मतलब कि कोई और इंटेंशन जो फ्रॉड करने के अलावा हो, क्योंकि फ्रॉड करने से आपको नुकसान तो होगा, लेकिन ये नुकसान अगर आपको गुड फेथ में ही पहुंचा दिया गया तो फ्रॉड थोड़ा ना किया, नहीं किया ना, तो दैट इज नॉट फ्रॉड। सो अच्छा, ये चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने पढ़ी होगी अब तक, कॉन्ट्रैक्ट में भी ये फ्रॉड के बारे में है कि जब आपका इंटेंशन होता है कि उसको नुकसान पहुंचे, आपको पता है कि उससे नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और फिर आप उससे ऐसा कुछ करते हैं जिससे उसको नुकसान होता है, तो फिर इसका मतलब आपने फ्रॉड किया है, ओके। तो फ्रॉडुलेंटली आपको समझ में आ गया होगा, डिसऑनेस्टली हमने बात कर ली, और इसको समझने के लिए हमें रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस को समझना होता है, जो सेक्शन 23 में है। 415 के अंदर हम फिर से बात करते हैं, जो हमारी लैंग्वेज चल रही है कि आप किसी के साथ धोखा देते हैं, किसी को धोखा रिसीव करते हैं, जो कि या तो फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली करते हैं। और ये कर किस बारे में रहे हैं आप, कि जब आप ऐसा कुछ करोगे, धोखा करोगे, तो वो व्यक्ति प्रॉपर्टी डिलीवर करे, किसको करे वो यहां नहीं लिखा, हो सकता है कि वो आप खुद ही हो सकता है वो कोई और व्यक्ति हो, उससे मतलब नहीं है। या फिर वो कुछ ऐसा करे जिसको करने के लिए वो लॉफुल तरीके से बाध्य नहीं है, या फिर वो कुछ ऐसा ना करे जिसको करने के लिए वो लॉफुल तरीके से बाध्य है, लेकिन आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं, जिससे कि अब वो उसका उल्टा कर रहा है, ठीक है। और जब वो इस तरह से प्रॉपर्टी डिलीवर करेगा या कुछ करेगा या नहीं करेगा जिसके लिए वो लॉफुली बाध्य था या नहीं था, तो इससे उसको नुकसान पहुंचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी करने से इसमें से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो बाकी सब चीजें फुलफिल होती होंगी, चीटिंग नहीं बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस देखिए आप कहां जा रहा है, कि जज साहब आप ये देखिए कि सारी चीजें एलिमेंट पूरी हो रही हैं, लेकिन इसको कोई हार्म नहीं पहुंचा, और ना ही हार्म इसको पहुंचने की संभावना थी, बिल्कुल कुछ नहीं, तो चीटिंग नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, हार्म हो कहां सकता है, बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वो आपको पता होंगी, तो वो सबके सभी है। टेंजिबल प्रॉपर्टी, इसको हम छू सकते हैं, इसको मैं छू सकता हूं। इंटेंजिबल, कॉपीराइट करवा लिया मैंने, पेटेंट करवा लिया, दैट इज इंटेंजिबल। लोगो, है ना, ठीक है।
तो आई होप कि आपको चीटिंग समझ में आई होगी कि आप रिसीव करते हैं फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्टली, और उससे अगर कुछ करने या ना करने जिसको कहते हैं जिसके लिए वो बाध्यकारी नहीं था, और या फिर आप डिलीवर प्रॉपर्टी करने के लिए कहते हैं जो वो नहीं करता अगर आप रिसीव ना किया होता, जिससे कि उसको नुकसान पहुंच सकता है इनमें से किसी में भी, ठीक है। तो इसका मतलब आप चीटिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है एक, वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि ए डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। डिसऑनेस्ट तरीके से अगर आप कंसील कर रहे हैं किसी फैक्ट का, तो फिर वो भी इसमें ही आएगा। जानबूझकर मैं आपको यहां पर कुछ नहीं बताता हूं जानबूझकर कि इससे आपको नुकसान पहुंचे, तो मैं चाहता हूं कि इससे आपको नुकसान पहुंचे, लेकिन नुकसान होना चाहिए इनमें से किसी में, तो फिर इसका मतलब मैं चीटिंग कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं यूं ही लेक्चर में कुछ बताना भूल गया जो मैंने जानबूझकर नहीं किया, इसका मतलब मैंने चीटिंग नहीं की, ठीक है। और आईपीसी में जब भी कोई क्राइम किया जाता है तो उसके लिए इंटेंशन होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं हो सकता। मेलाफाइड इंटेंशन होना जरूरी है, बोनाफाइड में कुछ नहीं होता, ये आपको वैसे ही पता होगा। ओके, तो चीटिंग को तो हमने समझ लिया, लेकिन इसकी पनिशमेंट कहाँ है? 420 में जो हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, नहीं, वो तो है ही, लेकिन एक्चुअल में सीधी सीधी पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 417 में, 420 में भी है, 417 में भी है, लेकिन 417 की पनिशमेंट 1 साल तक की है और 420 में ज्यादा है, 7 साल तक की है उसमें। तो कहां 1 साल, कहां 7 साल, भाई बहुत ज्यादा है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? अगर आप 417 की लैंग्वेज पढ़ो तो उसमें दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि जो भी कोई चीटिंग करता है तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, बस इतनी सी बात है। लेकिन 420 में और भी चीज है कि वो चीटिंग कर रहा है एंड देयर बाय इंड्यूसेस टू डिलीवर प्रॉपर्टी और मेकिंग एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या उसमें कोई अल्टर कर देना या उसमें कुछ और चीजें कर देना जो उसमें लिखा हुआ है। तो वो लैंग्वेज इजी है, आपको पढ़ते समझ में आ जाएगी, मैं उस लैंग्वेज पे नहीं जा रहा। एक्चुअल मेरा फोकस यहां पर क्या है, 417 में भी चीटिंग की पनिशमेंट है, 420 में चीटिंग पनिशमेंट है। अगर हम चीटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो 420 का जो फर्स्ट पार्ट है, कहां तक मैं पढ़ के बताता हूं। 420 का अगर हम ये पार्ट पढ़ते हैं, देखो, whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person, अगर हम इतना ही पढ़ते हैं तो 417 में भी ये बात लिखी है, 415 में भी ये बात लिखी है, तो फिर हम 417 में पनिशमेंट दें, 420 में दें? कायदे की बात तो ये भी ना कि हम पता कैसे करें। तो इसके लिए कहीं पर भी इस प्रोविजन के अंदर कुछ अलग से क्लियर कट चीज आपको नहीं मिलेगी। थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट है 420 का, जहां हमने अभी खत्म किया, उसके आगे जो पार्ट है 420 का, वहां पर 420 लागू हो सकता है कि अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी के साथ में अगर कुछ आप चीटिंग करते हैं तो फिर 420 लगेगा, 417 नहीं लगेगा। वहां तक समझ में आता है। लेकिन उसके फर्स्ट पार्ट का क्या करें? फर्स्ट पार्ट तो 417 में भी ऐसा ही है, 420 में भी ऐसा ही है। तो किसी को हम 1 साल की सजा दें या 7 साल की दें या 5 साल की दें, है? तो क्या करें? तो इसके लिए देखिए, प्रोविजन से समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमें अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग जजमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं हमें एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है। उसमें भी कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं किया हुआ, ये एक अप्रोच है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, और यही है भी, इसमें कोई शक नहीं। 417 और 420 के अंदर जो फर्क आ रहा है, जो केसेस पढ़ने से पता चलता है, वो यहां पर मैंने 4 पॉइंट के अंदर बताया है। देखिए, 417 के अंदर पनिशमेंट तब मिलता है जब चीटिंग की डेफिनेशन 417 420 के लिए एक ही है जो 415 में, लेकिन
417 के अंदर पनिशमेंट तब मिलेगा जब चीटिंग मैंने की, मैंने इंड्यूस किया आपको। इंड्यूस करना मतलब मैंने उत्प्रेरित किया, मैंने धोखा देने की कोशिश की, आपको उकसाया कि आप ऐसा करो, लेकिन आपने वैसा कुछ भी नहीं किया, प्रॉपर्टी आपने डिलीवर की ही नहीं। मैं आपको कहता हूं कि आप इस तरह का एक मेरा प्लान है, उसके अंदर इन्वेस्ट करिए, आपको अच्छा मुनाफा होगा। मैंने आपको खूब लालच दिया, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं। आप इंड्यूस हुए, लेकिन उसके फर्दर में कोई आपने अपनी तरफ से एक्ट नहीं किया। और इसीलिए 415 में जो वर्ड है इंड्यूसेल, तो इंड्यूस डज नॉट मीन कि उसके ऊपर कोई एक्ट कर भी दिया हो, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आप जो है लिख लें, अच्छी तरह से समझ लें कि इंड्यूस करने का मतलब कुछ कर ही दिया गया हो, उसके ऊपर कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 415 में कहां लिखा है कि उसने कुछ किया हो। इंड्यूस किया जा रहा है बस। तो चीटिंग क्या होती है? दैट इज मीन टू इंड्यूस। लेकिन उस इंड्यूस होने के बाद में अगर आपने प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की तो 417 में पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूस तो हुआ है, ठीक है ना। आपने अपनी तरफ से कोई जो है कोशिश में कमी नहीं रखी अगले को लूटने के लिए। तो नॉन डिलीवरी दिस इज 417, लेकिन अगर यहीं पर प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाती है तो फिर 420 लगेगा, ठीक है। और इसका मैं आपको बताता हूं कि जब चार्ज लगते हैं, इसका सबसे इजी एग्जांपल रहेगा, जैसे कि कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि किसी का पट्टा ही मान लीजिए चलो, या कोई लिखा पढ़ी है, सेल डीड है या गिफ्ट डीड है, उसके अंदर गड़बड़ी की गई, फोर्जरी की गई, और फोर्जरी करने के बाद उसको अपने नाम करवा लिया आपने, अगले को लूट भी लिया, रुपए भी ले लिए उससे, ठीक है ना, और नाम गलत तरीके से करवा दिया आपने, तो फोर्जरी के चार्ज लगेंगे 467 या 468 या 471, जो भी आपको उसमें फैक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज करना है। और साथ ही साथ 420 भी लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आपने प्रॉपर्टी को अपने नाम में करवा लिया, प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई है चीटिंग करके, तो साथ में 420 भी लगता है। और इसीलिए जो प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हैं धोखे से, तो उनके खिलाफ फोर्जरी के डॉक्यूमेंट, फोर्जरी वाले जो चार्जेस है वो लगते हैं, उसके अलावा 420 का भी लगता है, ठीक है। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? इंटेंशन का, कि जब मैंने आपको धोखा देने की कोशिश करने के लिए आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको उकसा रहा हूं, उस वक्त मेरा कोई एक्चुअल में इंटेंशन है नहीं आपको धोखा देने का। मैं आपके पास एक प्लान लेकर आया कि इन्वेस्ट कर लो, आपने इन्वेस्ट कर दिया। उस वक्त मेरा ये इंटेंशन था कि मैं आपको कोई धोखा नहीं दूंगा, लेकिन बाद में रुपए कहीं अटक जाते हैं आपके किसी वजह से, और अब मैं आपको रुपए देने से मना कर देता हूं बाद में, इस वक्त नहीं जब मैंने आपसे रुपए लिए थे, अभी नहीं, बाद में। इसका मतलब 417 का ऑफेंस किया मैंने। लेकिन जब मैं आपके पास आया रुपए लेने के लिए, तो उस वक्त मेरा इंटेंशन था ही नहीं आपको रुपए वापस देने का। मेरा इंटेंशन तो ये था कि मैं आपको उकसाऊंगा, आपको खूब लालच दूंगा, आपने रुपए जो है दे दिए मेरे को, तो अब कोई मतलब ही नहीं है, जी जाओ। तो इसका मतलब मैं 420 ही कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंशन अगर एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन है तो 420